नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 है, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोगों ने इस चैप्टर में अपने 2 लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हम लोगों ने बात की थी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, अर्थात फ्रांसीसी रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। तो जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसमें राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई थी। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने कक्षा 9 की एनसीईआरटी को नहीं देखा है तो प्लीज़ एनसीईआरटी की सीरीज़ को भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहने वाली है। क्योंकि जब तक आप कक्षा 9 की एनसीईआरटी की सीरीज़ को नहीं देखेंगे और जब तक उसको नहीं समझेंगे, तब तक आपको कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है वो आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि 18वीं सदी के यूरोप में आप लोगों को इस तरीके के नक्शे में राष्ट्र राज नहीं मिलेंगे, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। क्योंकि 18वीं सदी में तब तक जो है वहाँ पर राजशाही यानी कि एक तरीके से राजतंत्र था, जिसे हम डच और कैंटेनो के नाम से जानते थे। डच का तो मतलब होता है कि एक तरीके से जो लोग वहाँ पर रहते थे वे डच कहे जाते थे, और कैंटेनो उन्हें कहा जाता था जो एक तरीके से सैनिक होते थे या कोई एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन्हें कैंटोन्स कहा जाता था। ऑलराइट, तो जिन्हें शासकों के स्वार्थ क्षेत्र थे, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे जिनके संस्कृति भी बिल्कुल भिन्न थी, और वे उनकी जो भाषाएं थी वो भी काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी, और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर अगर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैम्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। कौन सा साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर बना था? हैम्सबर्ग साम्राज्य। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। यानी कि यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो अलग अलग भाषा या अलग अलग संस्कृति के जो लोग रहते थे ये इसी तरीके से रहते कि थे, क्योंकि वहाँ पर एक राष्ट्र राज्य नहीं था। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब फ्रांस एक तरीके से एक राष्ट्रीय राज्य बन गया, यानी कि एक तरीके से वो रिपब्लिक बन गया, तो काफ़ी सारे जो देश थे यूरोप के, उन्होंने फ्रांस से हेल्प मांगी कि वो भी उनके देश को एक तरीके से इस तरीके के राष्ट्रवाद की भावनाएं जो हैं वो जागृत करे, और इसी तरीके से वहाँ पर भी उनका एक रिपब्लिक जो है, वहाँ पर भी एक तरीके से लोकतंत्र जो है वो स्थापित किया जाए। तो इसी होड़ में वहाँ पर किया क्या अधिकतम देशों ने कि उनकी देशों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से ये थे। ऑलराइट, तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे हैम्सबर्ग साम्राज्य जो था वो लामबार्डी और वेनेसिया जैसे इतावली भाषीय प्रांत में शामिल थे। हंगरी के आधे लोग म्यांमार भाषा बोलते थे, जबकि कुछ लोग जो है वो विभिन्न बोलियां बोलते थे। गलीसिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे, और इन प्रभावशाली समूहों में के अलावा हैम्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्याओं में खेती करने वाले लोगों के अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला व स्लोवेन्स, दक्षिण और क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, और इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधना वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। तो देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार
तो यानी कि दोनों जो है वो भिन्न भिन्न शब्द है। अब जैसे राष्ट्रवाद, तो जैसे हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में देखा था, तो फ्रांस की क्रांति में लोगों ने क्या किया था कि एक तरीके से जो राजा था उसका एक तरीके से विरोध उन्होंने करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनके लिए कोई भी एक इस तरीके की सुविधाएं या कोई भी उनको एक अधिकार में नहीं रखता था, यानी कि उनको एक सीमित अधिकारों में बांध कर रखता था और उनके लिए सभी अधिकारों को कभी भी बदला जाता था। परंतु जब एक तरीके से फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, तो रिपब्लिक बनने के बाद जो उनके अधिकार थे वो सीमित नहीं थे, यानी कि अब अगर उनके ऊपर अत्याचार होता था तो वो अधिकारों को अपने मांग सकते थे। जैसे हमारे भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, तो इसी तरीके से काफ़ी सारे जो अधिकार हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। तो इसी तरीके से जब फ्रांस एक तरीके से रिपब्लिक बना तो उसका भी एक संविधान जो है वो निर्मित किया गया, और संविधान में कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई जो कि एक तरीके से मानव सभ्यता के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार उभरना। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण हम लोग तिथियां भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की मेंस की राइटिंग में पॉइंट्स बनाने के लिए काम भी आती है। तो देखिए, सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये फॉर्मेट है एनसीईआरटी का, तो आप लोग इसको अपनी मेंस की परीक्षा में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसमें बॉक्स बना करके कुछ अलग से डिफरेंट तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की गई है, तो ये सेम फॉर्मेट हम लोग अपने उसमें भी अपना सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे आप देख ही सकते होंगे कि 1797 में नेपोलियन जो है वो इटली पर हमला किया था और उसमें ही युद्ध की शुरुआत हो गई थी। फिर 1814 से लेकर 1815 तक हम लोगों ने देखा था कि जो नेपोलियन था उसका पतन हुआ था, यानी कि वियना में शांति संधि हुई थी। फिर 1821 की बात करें तो 18 यानी कि 1821 में तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुए थे। फिर 1848 की बात करें तो फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत हुई। उनमें भी मध्यवर्ग संविधान और प्रति निध्यास्तात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। तो इतालवी, जर्मन, म्यांमार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। कब करते हैं राष्ट्र की मांग? 1848 यानी कि 1848 में। फिर 1859 से लेकर 1870 तक क्या हुआ, यानी कि 1859 टू 1870 इटली का एकीकरण हुआ। फिर हम बात करेंगे 1866 से 1871 की, तो इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर 1905 में हैम्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य की स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ देखिए, तो कुलीन वर्ग और एक नया मध्य वर्ग। तो कुलीन वर्ग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, जैसे हम लोगों ने फ्रांस के क्रांति के बारे में देखा था, तो उसमें जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहले तो आता है हमारा फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स। इसमें आता था पादरी वर्ग, इसमें आता था कुलीन वर्ग, और इसमें आते थे हमारे किसान, काश्तकार और जो भी एक तरीके से डॉक्टर वगैरह, वकील वगैरह होते थे। ठीक है, तो कुलीन वर्ग तो हमें समझ आता है, और ये नया मध्य वर्ग क्या था इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने एक तरीके से फ्रांस की क्रांति में देखा था कि किस तरीके से जो कुलीन वर्ग था वो एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली वर्ग जो है वो माना जाता था, और उसी के अधीन जो है कई सारी जो एक तरीके से ज़मीन का हिस्सा है उसके अंतर्गत आता था, यानी कि उसके अधिकारों में आता था। और कई सारी जो एक तरीके से जो हवेलियां हैं या एक तरीके से राजशाही हवेलियाँ होती थी वो उनके एक तरीके से अंतर्गत आती थी। यानी कि जो कुलीन वर्ग था वो यूरोप के महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, और इस वर्ग के जो सदस्य थे वो एक तरीके से साझा जीवन शैली में बंधे हुए होते थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक होते थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटा समूह था, और जनसंख्या के अधिकांश लोग जो थे वो कृषक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 33 स्टेट्स में जो है वो कृषकों को रखा गया था। कृषक हो गए, और आपके जो जमींदार थे वो हो गए, और जो आपके वकील, डॉक्टर होते थे उनको एक जो है वो थर्ड स्टेट्स में रखा जाता था। ठीक है, तो पश्चिम के ज़्यादातर जो ज़मीन के किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी में मध्य यूरोप में
भूमि विशाल जागीरदारों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। तो पश्चिमी और मध्य यूरोप में हिस्सों में औद्योगिक उत्पाद और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनमें अस्तित्व जो है बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। तो इंग्लैंड के औद्योगिकरण से 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। तो हुआ क्या कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नए सामाजिक समूह थे वो अस्तित्व में आ गए, और श्रमिक जो वर्ग था उनके लिए जो लोग थे वो मध्य वर्ग के उद्योगपति बने और व्यापारिक और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। और मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, लेकिन कुलीन जो है वो विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के लिए विचारों के लिए लोकप्रिय बन गए। ठीक है, यानी कि जब एक तरीके से राष्ट्रवाद का विचार जो उभरा था, उसके बाद जो है इनके जो विचार थे वो राष्ट्रीय एकता के लिए लोकप्रिय बन गए थे। ऑलराइट, तो जब इनके एक तरीके से जो राष्ट्रीय एकता के लिए जो विचार लोकप्रिय हुए, तो इसका मतलब था एक तरीके से यहाँ से एक वर्ग निकल के आया था जिन्हें हम उदारवादी कहते थे, यानी कि लिबरल्स। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि वो चाहते थे एक तरीके से जो इनका राजतंत्र है उसको समाप्त करके एक लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। तो सभी लोग एक तरीके से इस तरीके से जो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद का विचार, तो राष्ट्रवाद का जो विचार था इसी तरीके से ये उभरा था। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं लिबरल्स जो है वो राष्ट्रवाद को क्या मायने देते थे, यानी कि उसको क्या मानते थे। ठीक है, तो लिबरल्स के बारे में अब हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द जो है वो लातिन भाषा से मूल लाइबर पर आधारित था, जिसका अर्थ था आज़ाद। तो यानी कि जो उदारवादी थे एक तरीके से आज़ाद होना चाहते थे और एक तरीके से राजतंत्र की समाप्ति करके एक लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे। और ये चाहते थे कि जो कानून है वो सभी के समक्ष जो है वो बराबरी दिखाए, यानी कि जो एक तरीके से संपत्ति का अधिकार है वो सभी लोगों को दिया जाए। जैसे कुलीन वर्गों को संपत्ति का अधिकार था, परंतु जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्हें कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो ये उदारवादी चाहते थे कि कानून के समक्ष सभी को बराबरी दी जाए और बराबरी के हिसाब से सभी लोगों को जो है संपत्ति का अधिकार भी दिया जाए। तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षघर था। 19वीं सदी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वाभाविक की अनिवार्यता पर भी बल देता था, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार यानी कि सुफ्रीरेज के पक्ष में था, यानी कि वोटिंग का अधिकार अब भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही था जो एक तरीके से पढ़े लिखे थे और जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से समाज में अपनी इज्जत या रेस्पेक्ट जो थे वो रखते थे। तो अभी भी सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अधिकार नहीं था वोट करने का। तो हम लोगों को याद है ही कि जो क्रांतिकारी फ्रांस था वो उदारवाद प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के वंचित रखा गया। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अव्यक्त दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। और संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, जो लिबरल्स हैं वो बाजारों की मुक्ति के लिए चीज़ों तथा पूंजियों के आवागमन पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। तो यानी कि जो लिबरल्स थे वो हर तरीके की जो एक तरीके से राजतंत्र के अकॉर्डिंग उन पर कुछ कानून जो है वो लगाए गए थे वो उन्हें समाप्त करना चाहते थे और उनको समाप्त करके एक लोकतंत्र की वो स्थापना करना चाहते थे। यानी कि एक तरीके से वो चाहते थे कि जो उनका देश है वो एक रिपब्लिक बन जाए। तो यूरोप में कई सारी जो ये घटनाएं हैं वो इस तरीके से उभर रही थी। तो 19वीं सदी के दौरान जो है
तो 19वीं सदी के जो दौरान है वो उभरते हुए मध्य वर्ग की ये जोरदार मांग रही। तो 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों में 29 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हेम्सबर्ग में न्यूयॉर्क जाकर अपना माल बेचने और एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कि इतने सारे सीमा जो शुल्क थे वो उन्हें चुकाने पड़ते थे। और अलग अलग जो है वो 39 राज्य वो बनी गए थे। ठीक है। तो हर बार लगभग 5% जो है वो सीमा शुल्क देना होता था और शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। और अगर एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, और मेंज में खरीदा जाता तो 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरबर्ग में खरीदा जाता तो 65.6 सेंटीमीटर, और फाइबर्ग में खरीदा जाता तो 53.5 सेंटीमीटर खरीदा जाता था। उसी के बाद नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। फिर 1834 यानी कि 1834 में प्रसा की पहल पर शुल्क संघ जोलोवेरियन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य हो गए, और इन संघ में शुल्क अवरोधकों को समाप्त करके मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जिसमें 30 से ऊपर थी। और उसके अलावा रेलवे के जाल के लिए गतिशीलता बढ़ाई गई और आर्थिक हितों में राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। और उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर में मजबूत बनाया। एक तरीके से इस चीज़ को लेकर भी जो है वो राष्ट्रवाद का जो भावनाएं थी वो जागृत हुई। तो इस जो टॉपिक में है, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से जो उदारवादी थे यानी कि जो लिबरल्स थे वो अपनी आज़ादी चाहते थे, और फिर जो कई सारे देश के एक तरीके से अलग अलग प्रणाली थी, अलग अलग एक तरीके से चीज़ें थी, वो चाहते थे कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक तरीके से वो समानता रहे, यानी कि हर एक चीज़ में जो है वो समानता रहे। अब जैसे मानकर चलें कि अलग अलग देश में इस तरीके से जैसे अलग अलग सीमाएं थी किसी भी चीज़ को मापने की। ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने एक तरीके से बदलाव करने की कोशिश की। ऑलराइट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद था वो किस तरीके से उभरा। ऑलराइट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैप्टर को हमारे लाइक करना, शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।